नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो जो एमसीक्यूज़ पे बेस्ड है। यह वीडियो इग्नू के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उसी के संबंध में यह छठा वीडियो है। उससे पहले अगर आपने वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 व 5 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उपलब्ध है। वहाँ जाके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर इसके प्लेलिस्ट में सारा वीडियो उपलब्ध है, वहाँ से भी आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज़। जो पहला एमसीक्यूज है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डायरेक्ट सुपरविजन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सेस टू बॉस। अर्थात इसमें से कह रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डायरेक्ट सुपरविजन, इनमें से निम्नलिखित में से कौन डायरेक्ट सुपरविजन अर्थात प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सेस टू द बॉस और बॉस तक पहुंच के बीच भेद किया है। अर्थात निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और बॉस तक पहुंच के बीच भेद किया है। तो जो पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है बी है, ग्राइकनस। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डायरेक्ट सुपरविजन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सेस टू बॉस, जिसका आशय है निम्न में से किसने प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और बॉस तक पहुंच के बीच भेद किया है। तो इसका सही उत्तर है ग्राइकनस, अर्थात जो बी है वो सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। 2 में पूछ रहा है कि स्कोप ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रण का दायरा इज द नंबर एंड रीच ऑफ डायरेक्ट, किसी उद्यम के प्रमुख कार्यकारी और उसके मुख्य साथी अफसरों के बीच प्रत्यक्ष आदतन संचार संपर्कों की संख्या और पहुंच है। बताना है कि यह किसका कथन है। स्कोप ऑफ कंट्रोल इज द नंबर एंड रीच ऑफ डायरेक्ट हैबिचुअल कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट्स बिटवीन द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एन एंटरप्राइज एंड इट्स चीफ फॉलो ऑफिसर। दिस स्टेटमेंट हुज, यानी यह स्टेटमेंट किसका है कि नियंत्रण का दायरा किसी उद्यम के बीच उद्यम के प्रमुख कार्यकारी और उसके मुख्य साथी अफसरों के बीच प्रत्यक्ष आदतन संचार संपर्कों की संख्या और पहुंच है। तो इसका जो सही उत्तर है डी है, अर्विक ने ऐसा कहा था। प्रश्न नंबर 2 का जो सही उत्तर है डी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। इसमें कह रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिफरेंटिएट बिटवीन हाई एंड लो लेवल्स ऑफ कंट्रोल, इनमें से निम्नलिखित में से कौन ने हाई और लो लेवल्स ऑफ कंट्रोल के बीच डिफरेंट किया है, अंतर किया है। तो निम्नलिखित में से किसने उच्च, मतलब हाई और लो का यहाँ पे आशय है उच्च और निम्न, लेवल्स ऑफ कंट्रोल मतलब कि उच्च और निम्न स्तरों के बीच नियंत्रण के दायरे के बीच डिफरेंटिएट किया है, अंतर किया है। तो उसका सही जो उत्तर है, जो उसका ऑप्शन है सर आयन हैमिल्टन, बी है सेकलर हडसन, सी है ग्राहम वालेस और डी है अर्विक। तो उसका जो सही उत्तर है प्रश्न नंबर 3 का सी है, ग्राहम वालेस ने उच्च और निम्न स्तरों के बीच नियंत्रण के दायरे के बीच अंतर किया है। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अथॉरिटी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। अर्थात लोक प्रशासन में अथॉरिटी से आशय है प्राधिकार, लोक प्रशासन में प्राधिकार की अवधारणा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जिसको ऑप्शन है पहला जो है, दिस इज द लॉफुल पावर ऑफ ऑफिस बियरर्स, अर्थात यह कार्यालय संभालने वाले की विधि संगत शक्ति है। लॉफुल पावर है अर्थात विधि संगत शक्ति है। ऑफ ऑफिस बियरर, जो ऑफिस जो संभालते हैं, जो कार्यालय संभालते हैं। जो दूसरा है, दिस इज फाउंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन पब्लिक लाइफ, अर्थात दिस इज द फाउंडेशन, यह सार्वजनिक जीवन में प्रशासन की बुनियाद है, पब्लिक लाइफ में प्रशासन की बुनियाद है। जो तीसरा है, अथॉरिटी एंड पावर आर सिनोनिम्स, जो अथॉरिटी होता है और पावर होता है अर्थात जो प्राधिकार होता है और शक्ति होती है वो सिनोनिम्स है अर्थात समानार्थी हैं। जो चौथा है, दिस लॉ ड्राइव्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशन एंड डेलीगेशन, अर्थात दिस लॉ अर्थात यह कानून ड्राइव्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशन एंड डेलीगेशन, यह कानून सांगठनिक परंपरा और प्रत्यायोजन से निकलता है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ प्रश्न नंबर 4 को। इसमें कह रहा है कि लोक प्रशासन में प्राधिकार की अवधारणा के विषय में
कौन सा कथन सही है? जो उसका पहला है, यह कार्यालय संभालने वाले की विधि संगत शक्ति है। जो दूसरा है, यह सार्वजनिक जीवन में प्रशासन की बुनियाद है। जो तीसरा है, प्राधिकार और शक्ति समानार्थी हैं। चौथा जो कह रहा है कि यह कानून सांगठनिक परंपरा और प्रत्यायोजन से निकलता है। तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन सही है। 1, 4, बी 1, 3, 4, सी 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 या फिर 4। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो सही उत्तर है 1, 2 और 4 सही उत्तर है। प्राधिकार और शक्ति समानार्थी नहीं होते हैं। इसी तरह 3 यहाँ पे गलत हो जाएगा। जो सही उत्तर है 1, 2 और 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ फॉर्मुलेटेड द फॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। अर्थात हु अमॉन्ग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन हैज़ फॉर्मुलेटेड द फॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, अर्थात प्राधिकार का औपचारिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से किसने प्राधिकार का औपचारिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? जिसके ऑप्शन है, पहला बर्नार्ड, दूसरा है फेयोल, तीसरा है साइमन, चौथा है वेबर। तो जो इसका सही उत्तर है 2 और 4 है, अर्थात फेयोल और वेबर ने प्राधिकार का औपचारिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। अर्थात इसका जो सही उत्तर है सी है। प्रश्न नंबर 5 का जो सही उत्तर है सी है, 2 और 4। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पब्लिक एड। लोक प्रशासन में जिम्मेदारी की अवधारणा के विषय में कौन सा कथन सही है? तो पहला है ऑब्लिगेशन टू फुलफिल स्पेशल ड्यूटीज़, अर्थात विशेष कर्तव्यों को पूरा करने की ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता। जो दूसरा है विदाउट अथॉरिटी यानी प्राधिकार के बिना, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राधिकार के बिना जिम्मेदारी लेना संभव नहीं है। जो तीसरा है वर्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कार्य से संबंधित जिम्मेदारी, एंड अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात अंतिम जिम्मेदारी कैन बी असाइंड, दोनों सौंपी जा सकती है। अर्थात कार्य संबंधी जिम्मेदारी और अंतिम जिम्मेदारी दोनों सौंपी जा सकती है। जो चौथा है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोफेशनल। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जो जिम्मेदारी होती है वो राजनीतिक, संस्थागत और पेशेवर होती है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। प्रश्न में पूछा है कि लोक प्रशासन में जिम्मेदारी की अवधारणा के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला ऑप्शन है विशेष कर्तव्यों को पूरा करने की बाध्यता है। जो दूसरा है प्राधिकार के बिना जिम्मेदारी लेना संभव नहीं है। जो तीसरा है कार्य संबंधी जिम्मेदारी और अंतिम जिम्मेदारी दोनों सौंपी जा सकती है। जो चौथा है जिम्मेदारी राजनीतिक, संस्थागत और पेशेवर होती है। तो जिसको ऑप्शन है ए है 1, 3, यहाँ पे 9 मिस प्रिंट हो गया है, 1, 3 व 4 है। जो बी है 1, 2, 3, जो सी है 1, 2, 4 व जो डी है 1, 2, 3 व 4। दोस्तों इस प्रश्न का अर्थात 6वें प्रश्न का जो सही उत्तर है 1, 2 और 4। कार्य संबंधी जिम्मेदारी और अंतिम जिम्मेदारी दोनों सौंपी जा सकती है। ये लोक प्रशासन में जो है कि जिम्मेदारी की अवधारणा के विषय में सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो प्रश्न नंबर 7 होगा। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ एक्सेप्टेड द अथॉरिटी। इनमें से किसने अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया है? अर्थात हु अमॉन्ग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसने एक्सेप्टेड द अथॉरिटी अर्थात प्राधिकार की स्वीकृति सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो जिसका ऑप्शन है फेयोल, बर्नार्ड, साइमन और वेबर। तो प्रश्न नंबर 7 का जो सही उत्तर है वो है बर्नार्ड और साइमन। अर्थात बर्नार्ड और साइमन जो 2 और 3 है इसका सही उत्तर है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी नहीं प्रिंट हो पाया है। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ एक्सेप्टेड द अथॉरिटी, अर्थात प्राधिकार के सिद्धांत को किसने स्वीकृति प्रदान की है? तो इसके जो ऑप्शन है फेयोल, बर्नार्ड, साइमन, वेबर। तो इसका जो सही उत्तर है बर्नार्ड और साइमन ने प्राधिकार का प्रतिपादन स्वीकार किया है।
बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है, what are included in the law as a source of authority of an administration employee? जो प्रश्न नंबर 8 है इसमें पूछ रहा है कि व्हाट आर इंक्लूडेड इन द लॉ एज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी प्रशासनिक कर्मचारी के प्राधिकार के स्रोत के रूप में एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉय यानी प्रशासनिक कर्मचारी के प्राधिकार के स्रोत के रूप में कानून में क्या क्या शामिल होता है। तो जो पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री यानी देश का संविधान, जो दूसरा है स्टेटूटरी एक्ट यानी वैधानिक अधिनियम, जो तीसरा है जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस अर्थात न्यायिक व्याख्याएं, और जो चौथा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अर्थात प्रत्यायोजित विधान। तो इसमें कौन सा सही बताना है कि ऑप्शन ए है 1 3, ऑप्शन बी है 1 2 व 4, ऑप्शन सी है 1 2 3 और 4, ऑप्शन डी है 1 2 और 3। तो इसमें से जो सही उत्तर है सी है, चारों विकल्प सही हैं, अर्थात प्रशासनिक कर्मचारी के प्राधिकार के स्रोत के रूप में कानून में जो शामिल होता है वो देश का संविधान होता है, वैधानिक अधिनियम होता है, न्यायिक व्याख्याएं होती है और प्रत्यायोजित विधान होता है। उपयुक्त चारों विकल्प सही है। इस तरह 8वें प्रश्न का जो सही उत्तर है सी है। प्रश्न नंबर 9 में पूछ रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सेड दैट, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्मूथ इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर वर्क दैट ऑल लेवल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर हार्मोनियस एंड इक्वल, अर्थात सुचारू काम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। किसने कहा था कि सुचारू काम के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि प्राधिकार और जिम्मेदारी के सभी स्तर सहवासनी और इक्वल है अर्थात समान है। तो ये जो स्टेटमेंट था उसको कहा था अर्विक ने, अर्थात प्रश्न नंबर 9 का जो सही उत्तर है अर्विक, डी सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड अथॉरिटी, किसने अथॉरिटी को यानी प्राधिकार को डिफाइन किया है और कहा कि अथॉरिटी टू ऑर्डर एंड पावर टू ओबे, जो अथॉरिटी होता है, जो जो प्राधिकार होता है, आदेश देने के प्राधिकार और आज्ञा पालन करवाने की शक्ति है। अथॉरिटी जो है आदेश देने का अधिकार है, एंड पावर टू ओबे और आज्ञा पालन कराने की शक्ति है। निम्नलिखित में से किसने कहा था। तो प्रश्न नंबर जो 10 का जो सही उत्तर है, जो इसके ऑप्शन है हेनरी फ्योल, जेडी मिलेट, सी आई बर्नार्ड, मैक्स वेबर। तो प्रश्न नंबर जो 10 का सही उत्तर है ए है, हेनरी फ्योल ने कहा था कि आदेश देने के अधिकार और आज्ञा पालन करवाने की शक्ति है। प्राधिकार जो है कि आदेश देने के और आज्ञा पालन करवाने की शक्ति है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज नेसेसरी टू, अर्थात कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय जो होता है, जो तालमेल होता है, इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रशासनिक संगठन के लिए इज नेसेसरी आवश्यक होता है, अर्थात किसी प्रशासनिक संगठन में तालमेल जरूरी होता है ताकि पहला जो ऑप्शन है अवॉइड कन्फ्लिक्ट एंड रिपीटेशन ऑफ एम्प्लॉय वर्स, जो कर्मचारियों के जो काम में टकराव होता है, जो दोहराव होता है, उससे बचा जा सके। जो दूसरा है द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो संगठन का गोल होता है, लक्ष्य होता है, कैन बी मेट इफेक्टिवली, उसको जो है प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सकता है, अर्थात संगठन के जो लक्ष्य होते हैं उसे प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सकता है। जो तीसरा है वन एस्पेक्ट ऑफ द वर्क कैन बी फोकस्ड ऑन, काम के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। वर्क कैन बी फोकस्ड, जो काम का एक पहलू होता है उस पर ध्यान फोकस किया जा सकता है। जो चौथा है द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ एम्पायर बिल्डिंग कैन बी ओवरकम, जो एम्पायर बिल्डिंग होता है अर्थात जो साम्राज्य के निर्माण की प्रवृत्ति होती है उस पर काबू पाया जा सकता है। कैन बी ओवरकम उस मतलब काबू पाया जा सकता है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ प्रश्न नंबर 11 का कि मैं बोल रहा है कि किसी प्रशासनिक संगठन में तालमेल जरूरी है ताकि जो पहला है कर्मचारियों के काम में टकराव और दोहराव से बचा जा सके। जो दूसरा है संगठन के लक्ष्यों को प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके। जो तीसरा है काम के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। जो चौथा है साम्राज्य निर्माण की बढ़ती प्रवृत्ति पर काबू पाया जा सके। तो इसमें कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसमें प्रश्न नंबर डी अर्थात जो 11वें का ऑप्शन डी है वो सही है, 1 2 व 4 सही है।
एक में कह रहा है कर्मचारियों के टकराव और दोहराव से बचा जा सकता है, मतलब तालमेल के द्वारा कर्मचारियों के काम में और टकराव, कर्मचारियों के काम में जो टकराव होता है और जो दोहराव होता है उससे बचा जा सकता है, एक सही है। दूसरा सही है कि संगठन के लक्ष्यों को प्रभावी पूर्ण तरीके से पूरा किया जा सकता है, और चौथा सही है कि साम्राज्य निर्माण की बढ़ती प्रवृत्ति पर काबू पाया जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 12 के चलते हैं। 12 में कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो समन्वय होता है, वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो संगठन का पहला सिद्धांत होता है, अर्थात समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत है। हु सेड दिस, किसको इसको किसने कहा था? तो जो ऑप्शन ए है, मूनी ने कहा था कि समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। इसमें से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्स्टेकल टू सिनर्जी, अर्थात ऑब्स्टेकल मतलब बाधा होता है। तो कह रहा है कि हु विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन जो है इज नॉट ऑब्स्टेकल, बाधा नहीं है, टू सिनर्जी अर्थात तालमेल में, निम्नलिखित में से कौन तालमेल में बाधा नहीं है? तो जो ऑप्शन ए है अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर, अर्थात जो अनिश्चितता होती है, अनसर्टेनिटी होती है ऑफ द फ्यूचर, भविष्य को लेकर जो अनिश्चितता होती है, बताना है कि ये सही नहीं है। या फिर बी लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड टेक्निक्स, अर्थात जो लैक कमी होती है, जो अभाव होता है प्रशासनिक कुशलता और तकनीकों में। सी है इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ क्रिएटिव न्यू एजेंसी, इंक्रीजिंग ट्रेंड मतलब कि नई एजेंसियों की बढ़ती प्रवृत्ति। जो ऑप्शन डी है आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस, अर्थात प्रक्रियाओं और पद्धतियों का मानकीकरण। तो इसमें जो सही उत्तर है डी है। इसमें कह रहा है कि इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन तालमेल में बाधा नहीं होता है, तालमेल अर्थात समन्वय में कौन बाधा नहीं होता है? तो उसका डी है प्रक्रियाओं और पद्धतियों का मानकीकरण, ये तालमेल में बाधा नहीं होता है। बाकी सारे जो तालमेल में बाधा होते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन इज एन इनफॉर्मल मीन्स, मतलब कि अनौपचारिक साधन का जो है कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल में कौन सा एक अनौपचारिक साधन है, इनफॉर्मल है तालमेल में, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा तालमेल का अनौपचारिक साधन है? तो पहला है प्लानिंग अर्थात योजना, दूसरा है बी पुटिंग द इंस्टीट्यूशन स्पिरिट इन माइंड यानी दिमाग में संस्थागत भावनाओं को बैठाना, लीडरशिप अर्थात नेतृत्व, डी कॉन्फ्रेंस अर्थात सम्मेलन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि तालमेल का अनौपचारिक साधन है वो नेतृत्व है। नेतृत्व अनौपचारिक साधन है, इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है, यानी औपचारिक नहीं है, ये अनौपचारिक है। प्रश्न में 15 है, अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सी है लीडरशिप। बढ़ते प्रश्न में 15 की ओर। हु हैज़ गिवन स्ट्रेस थ्योरी, निम्नलिखित में से स्ट्रेस यानी तनाव की सिद्धांत किसने दिया, तनाव सिद्धांत किसने दिया है? तो जो ऑप्शन है लूथर गुलिक, टेरी, क्लीवलैंड, सेकलर, हडसन। तो जिसका प्रश्न का सही उत्तर है सी है क्लीवलैंड ने तनाव सिद्धांत दिया। बढ़ते प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय इज द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ कलेक्टिव इफोर्ट्स, जो समन्वय होता है टू ब्रिंग यूनिटी इन एक्शन इन एन अटेम्प्ट टू अचीव अ कॉमन पर्पज। हु हैज़ गिवन द अबव डिफिनेशन, निम्नलिखित में से उपरोक्त डिफिनेशन में का डिफिनेशन किसने दिया था कि समन्वय एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयास में कार्यों में एकता लाने के लिए सामूहिक प्रयास की क्रमबद्ध व्यवस्था है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है जे डी मुनी, अर्थात प्रश्न नंबर 16 का जो सही उत्तर है डी है। जे डी मुनी ने कहा था कि समन्वय एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयास में कार्यों में एकता लाने के लिए सामूहिक प्रयास की क्रमबद्ध व्यवस्था है। टू अचीव अ कॉमन पर्पज मतलब कि कॉमन पर्पज को अचीव करने के लिए। प्रश्न नंबर जो अगला है 17 है। प्रश्न नंबर 17 में पूछ रहा है कि द मोस्ट, अच्छा इसका जो प्रश्न नंबर 16 का जो सही उत्तर है डी है जे डी मुनी।
और जो प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय का सबसे महत्वपूर्ण मीन्स मतलब क्या है, समन्वय का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो इसका जो ऑप्शन ए हायरार्की अर्थात पदानुक्रम, बी एडवाइस अर्थात सलाह, सी प्लानिंग अर्थात योजना, डी सेंट्रलाइज्ड हाउसकीपिंग एजेंसी अर्थात केंद्रीकृत गृह व्यवस्था एजेंसी। तो इसका जो सही उत्तर है प्रश्न नंबर 17 का जो सही उत्तर है सी है, प्लानिंग। प्लानिंग जो है समन्वय का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स इज सेइंग, इनमें से किस प्रशासनिक चिंतन का यह कथन है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है यानी कि प्रत्यायोजन की जो अवधारणा होती है, इज जस्ट अ मिथ, यह महज एक मिथ है, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइडियोलॉजी, सांगठनिक विचारधारा का। अर्थात जो इसका पूरा जो सारांश है कि प्रश्न पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर इज सेइंग दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन इज जस्ट अ मिथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल आइडियोलॉजी, निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतन का कथन है कि प्रत्यायोजन की अवधारणा सांगठनिक विचारधारा का महज मिथ है। तो प्रश्न नंबर 18 का जो सही उत्तर है MP फॉलेट ने ऐसा कहा था कि प्रशासनिक चिंतन का कथन है कि प्रत्यायोजन की अवधारणा सांगठनिक विचारधारा का महज एक मिथ है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेलीगेशन आर करेक्ट, डेलीगेशन के बारे में अर्थात डेलीगेशन से आशय है प्रत्यायोजन, प्रत्यायोजन के बारे में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। जो पहला ए है, इट इज़ टू गिव अथॉरिटी, यह अथॉरिटी देता है, टू सब ऑर्डिनेट अर्थात अपने अधीनस्थ को यह प्रत्यायोजित करता है, दैट इन अ पर्टिकुलर वे ही कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, अर्थात कि यह किसी अधीनस्थ को यह अधिकार देता है कि किसी खास तरीके से वह स्वतंत्र रूप में काम कर सकता है, इंडिपेंडेंटली मतलब इंडिपेंडेंटली रूप में वह काम कर सकता है। तो जो पहला है ये रहा। जो दूसरा है, इट डज नॉट मीन ट्रांसफर ऑफ फाइनल अथॉरिटी, इसका मतलब इसका अर्थ है कि अंतिम प्राधिकार का स्थानांतरण नहीं होता है। इट डज नॉट मीन या इसका मतलब नहीं होता है ट्रांसफर ऑफ फाइनल अथॉरिटी, यानी ट्रांसफर करना फाइनल अथॉरिटी यानी अंतिम प्राधिकार का स्थानांतरण नहीं है। जो तीसरा है, इट हैज़ अ डुप्लेक्स कैरेक्टर, यह एक डुप्लेक्स अर्थात द्वैध चरित्र है, एज बोथ हैव सिमुल्टेनियस अथॉरिटी, अर्थात इसका एक द्वैध चरित्र है क्योंकि दोनों के पास एक साथ प्राधिकार है, बोथ है यानी दोनों के पास प्राधिकार है। जो चौथा है, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू सुपरविजन कंट्रोल एंड रिव्यू, यह पर्यवेक्षण नियंत्रण और समीक्षा के अधीन नहीं होता है। तो जो प्रत्यायोजित होता है वो सुपरविजन कंट्रोल और रिव्यू के अंतर्गत होता है। तो इस प्रश्न का जो कहने का आशा है कि प्रत्यायोजन के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है। तो जो सही है, जो प्रश्न नंबर 19 है इसका जो सही उत्तर है 4 है कि प्रत्यायोजन के बारे में यह पर्यवेक्षण नियंत्रण और समीक्षा के अधीन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 19 का जो सही उत्तर है 4 है। बढ़ते हैं आज के प्रश्न नंबर 20 की ओर, जो कि अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। इसमें से कह रहा है विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशन बिटवीन सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, बोला कि इनमें से कौन सुपरविजन अर्थात पर्यवेक्षण और इंस्पेक्शन मतलब कि निरीक्षण, पर्यवेक्षण और निरीक्षण के बारे में कौन सा कथन सही है। सामान्यतः लोग परीक्षण और निरीक्षण को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सुपरविजन और इंस्पेक्शन में थोड़ा सा अंतर होता है। तो इसी अंतर को बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। जो पहला है, इंस्पेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सुपरविजन, पहला कह रहा है कि जो इंस्पेक्शन होता है, जो निरीक्षण होता है, इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सुपरविजन, वो पर्यवेक्षण की प्रक्रिया का एक पार्ट होता है। जो दूसरा है, सुपरविजन इज अ पार्ट ऑफ द इंस्पेक्शन प्रोसेस, अब इसी को उल्टा कर दिया है कि जो पर्यवेक्षण निरीक्षण की प्रक्रिया का एक अंग है। जो पहला कह रहा है कि निरीक्षण पर्यवेक्षण की प्रक्रिया का एक अंग है, जो दूसरा कह रहा है कि पर्यवेक्षण निरीक्षण की प्रक्रिया का एक अंग है। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है, सुपरविजन इज अ मच ब्रॉडर टर्म देन इंस्पेक्शन, अर्थात
जो सुपरविज़न होता है, जो पर्यवेक्षण होता है, इज़ अ मच ब्रॉडर, बहुत ज़्यादा व्यापक शब्द है देन इंस्पेक्शन, निरीक्षण की अपेक्षा। कह रहा है कि जो पर्यवेक्षण होता है निरीक्षण से ज़्यादा व्यापक शब्द है। जो चौथा है, एन इंस्पेक्शन इज़ अ सब्सिक्वेंट रिव्यू वाइल सुपरविजन कंटिन्यूस बोथ बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग। कह रहा है कि निरीक्षण बाद में होने वाली समीक्षा है, जबकि पर्यवेक्षण कार्यवाही के पहले और बाद दोनों समय जारी रहता है। जो पांचवा ऑप्शन है, सुपरविजन इज अ सब्सिक्वेंट रिव्यू वाइल इंस्पेक्शन कंटिन्यूस बोथ बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीडिंग। जो पांचवा कह रहा है कि सुपरविजन इज अ सब्सिक्वेंट रिव्यू वाइल इंस्पेक्शन कंटिन्यूस बोथ बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीडिंग। कह रहा है कि पर्यवेक्षण बाद में होने वाली समीक्षा है, जबकि निरीक्षण कार्यवाही के पहले और बाद दोनों समय जारी रहता है। तो इस तरह जो प्रश्न है उसमें पूछ रहा है कि पर्यवेक्षण और निरीक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है। जो पहला है, निरीक्षण पर्यवेक्षण की प्रक्रिया का एक अंग है। दूसरा है, पर्यवेक्षण निरीक्षण की प्रक्रिया का एक अंग है। जो तीसरा है, पर्यवेक्षण निरीक्षण से ज़्यादा व्यापक शब्द है। जो चौथा है, निरीक्षण बाद में होने वाली समीक्षा है, जबकि पर्यवेक्षण कार्यवाही के पहले और बाद दोनों समय जारी रहता है। पांचवा कह रहा है कि पर्यवेक्षण बाद में होने वाली समीक्षा है, जबकि निरीक्षण कार्यवाही के पहले और बाद दोनों समय जारी रहता है। अर्थात निरीक्षण और पर्यवेक्षण दो सबको जो है कि यहाँ पे एक कन्फ्यूजन वाला जो है क्वेश्चन बनाया गया है। और निरीक्षण और पर्यवेक्षण को जो है कि कभी समान रखा गया है, कभी उसका विपरीत कर दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 39 का जो सही उत्तर है, उसमें एक सही है, 3 सही है व 4 सही है। अर्थात 39 का एक, जो पर्यवेक्षण और निरीक्षण के बीच संबंध के बारे में पहला कथन सही है कि निरीक्षण पर्यवेक्षण की प्रक्रिया का एक अंग होता है, यानी पर्यवेक्षण के अंतर्गत ही निरीक्षण होता है। जो पहला कथन सही है। जो तीसरा कथन सही है कि पर्यवेक्षण निरीक्षण से ज़्यादा व्यापक शब्द है। जब पर्यवेक्षण के अंतर्गत निरीक्षण आता है तो जाहिर सी बात है कि जो पर्यवेक्षण होगा वो निरीक्षण से ज़्यादा ही व्यापक शब्द बन जाएगा। और जो चौथा है कि पर्यवेक्षण के अंतर्गत ही निरीक्षण होता है। तो जो चौथा कह रहा है कि निरीक्षण जब जब पहले पर्यवेक्षण हो जाएगा उसके बाद निरीक्षण होगा, अर्थात पर्यवेक्षण के अंतर्गत ही निरीक्षण होता है। तो इसलिए चौथा कह रहा है कि निरीक्षण जो है बाद में होने वाली समीक्षा है, पहले सुपरविजन होता है उसके बाद इंस्पेक्शन होता है, जबकि पर्यवेक्षण जो होता है कार्रवाई के पहले और बाद दोनों समय जारी रहता है। इस तरह जो ऑप्शन है 1, 3 व 4 सही है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में 20 प्रश्न को समाहित किया गया है। अगर यह सीरीज आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर से लाइक कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको इग्नू के रिगार्डिंग जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है उसके संबंध में MCQs आपको प्राप्त होता रहे। और इस वीडियो को देखने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध है, वहाँ जाके देख सकते हैं, या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। जो इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें आप सारे के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो बने रहिए NK स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।